आज रवि को आने में काफ़ी देर हो गई थी। रात के 8 बज गए थे, जबकि वह 6 बजे घर आ जाते थे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर कोई आया। दरवाज़ा खोला तो रवि बिना नमस्ते किए और ना ही मेरा हाल चाल पूछे घर के अंदर आ गए। उनके तेवर बहुत गर्म दिख रहे थे। मैं समझ गई कि कुछ ऐसा ज़रूर बात हुई है जिसकी वजह से वह गुस्से में दिखाई दे रहे थे। वह घर के अंदर आते ही सीधे मेरी बेटी रीना के कमरे में चले गए और वहां रीना को अंदर कमरे में ना पाकर वह बेहद गुस्से में आ गए। वह मुझ पर बहुत ज़ोर से चिल्लाने और चीखने लगे कि रीना इस वक्त रात को कहाँ गई है। मैं पूछ रही थी कि रवि क्या हो गया है, यहीं कहीं कमरे में या छत पर होगी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो। फिर वह छत पर और गली में भी चारों तरफ उसे पागलों की तरह ढूंढने लगे। इतने मेरी ना बाथरूम में गई हुई थी, वह बाहर आई। रीना को देखते ही रवि का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। रीना का हाथ पकड़कर उसको दूसरे कमरे में ले गए जो घर के बहुत अंदर के साइड में बना हुआ था। रीना चिल्लाते हुए रवि से अपना हाथ छुड़ाने लगी थी, मगर रवि बहुत ही गुस्से में था। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही बेरहमी से कमरे में फेंका और कमरे में बाहर को ताला लगा दिया। रीना की चीख बाहर पड़ोसियों तक भी जा रही थी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि आखिर रवि ऐसा क्यों कर रहा है। मैं रवि से बोलने और चिल्लाने लगी कि आप जवान लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, उसको क्यों कमरे में बंद किया हुआ है। तुम चुप रहो, जिस बात की समझ नहीं हो उसमें नहीं बोलते। रवि अभी अभी बहुत गुस्से में था। खबरदार, अगर आइंदा तुमने इसे घर से बाहर निकलने दिया मेरी इजाज़त के बगैर, या इसे कमरे से बाहर निकलने दिया, अब ये रीना इसी कमरे में कैद रहेगी, ना बाहर जाएगी, ना ही उससे कोई मिलेगा। रवि के तेवर देखकर मैं बहुत डर गई थी। मुझे तो शक हो रहा था कि रीना रवि की सगी बेटी भी है या नहीं। दरअसल मैं रीना की सौतेली माँ हूँ और उसके बाप ने मुझे दूसरी शादी की थी। रीना की पहली माँ मर चुकी थी, जबकि वह अपनी माँ को याद कर करके रोया करती थी। मैंने उसे प्यार मोहब्बत देने की बहुत कोशिश की, मगर लाख कोशिशों के बाद भी वह मुझसे घुल मिल नहीं सकी। लेकिन वह थी तो मेरी सौतन की बेटी, उससे मेरा क्या मुकाबला। उसके कमरे में बंद देखकर मेरा दम घुटता। मैंने रवि को बहुत मिन्नतें की केवल उसे कमरे से निकाल दे, मगर उन्होंने मेरी बात ना मानी। उस दिन रीना अपने कमरे में चिल्ला रही थी। मैंने उसे खाना देने गई तो उन्होंने मेरे पांव पकड़ लिए। मम्मी जी, भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकाल दें। पापा से पूछो आखिर मेरा कसूर क्या है, मेरी गलतियाँ तो बताएं, मैंने किया क्या है कि उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। क्या मैं अपनी सहेलियों से भी नहीं मिल सकती। वह मेरे पाँव में पड़ी रो रही थी। मुझे उस पर तरस आ गया। बिन माँ की औलाद भी जमाने के हाथों कितना रुसवा होती है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ बेटी। तुम जानती हो ना रवि का गुस्सा कितना जालिम है। वह मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अगर मुझे तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश की तो कमरे में बंद रीना से बात कर रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। मैं फ़ोन की तरफ दौड़ी, दरवाज़ा खुला रह गया। रीना शायद कमरे से बाहर निकल गई होगी। मैं फ़ोन पर बातें करने लगी। मेरी नंद की कॉल थी। कहने लगी, हमने अपने बेटे किशन का रिश्ता तय कर दिया है। लड़की वालों को जल्दी ही अगले महीने हम उसकी शादी कर रहे हैं। तुम लोगों ने ज़रूर आना है। नंद की तरफ से शादी की खुशखबरी की खबर सुनकर मैं सोचने लगी कि रीना को अपने साथ शादी पर ले जाऊंगी। यकीनन उसके पापा करीबी घर के शादी में जाने से नहीं रोकेंगे। तभी मेरी नज़र रीना के कमरे की तरफ गई। देखा तो वह कमरे में नहीं थी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं भागती हुई उसके कमरे में गई तो देखा कि वह फर्श पर औंधे मुंह
पड़ी रो रही थी, जबकि उसके हाथ में कागज का टुकड़ा था। मैंने बड़ी मुश्किलों से उसे वहां से उठाया, मगर रीना अपने कमरे से निकलने को तैयार नहीं हुई। फिर से मैंने ताला लगा दिया। रात को रवि आया, रीना का हालचाल पूछा तो मैंने बता दिया कि उसका दम घुट रहा था, इसलिए उसे उसके कमरे में बंद कर दिया है। बोले वह वहां से निकल ना पाए, बाहर की खिड़की को भी लॉक कर दो। मैं इस मामले में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बेटी के बारे में कोई बातें करे। अच्छा होगा कि तुम इसे संभाल लो, वरना मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। अपने पति की बात का लाज रखना था और अपनी बेटी को जुल्म से भी बचाना था। मैंने हामी भर ली, मगर अगले ही हफ्ते मेरी नंद के बेटे किशन की शादी थी। मैंने अपने पति से बात की, क्या अगर हम रीना को शादी में भी नहीं ले जाएंगे तो वह लोग हमसे 100 तरीके के सवाल करेंगे, खामखा बदनामी हमारी होगी। तो अच्छा होगा कि आप रीना को शादी में ले जाने दें। अगर उसे रोकेंगे तो खामखा इल्ज़ाम हमारे ही सर आएगा। वह बोले बिल्कुल सही बात है, तुम ठीक कहती हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि रीना कहीं जाने ना पाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रीना के तेवर अभी अभी बड़े तीखे थे, मगर उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि आखिरकार रीना बेटी का कसूर क्या था, तो उसे उन्होंने कमरे में बंद कर दिया। खैर, मैं और रीना बड़ी बेसब्री से अगले हफ्ते का इंतजार कर रहे थे। अगला हफ्ता कौन सा दूर था, हम लोगों ने वीरवार को ही शादी में जाना था। किशन के घर खूब चहल पहल थी। रवि के इजाज़त से ही मैं रीना को भी ले गई। रीना ने बताया कि वह अपनी सहेलियों से मिलना चाहती है। मैंने अपनी निगरानी में उसे सहेलियों से मिलवाया, मगर वह बहुत बेताबी से किसी का इंतजार कर रही थी। नजरें इधर घुमा रही थी, कभी उधर। उसका अंदाज बता रहा था वह किसी को कुछ बताना चाहती है, मगर मेरी मौजूदगी में ऐसा नहीं कर रही सकती थी। आखिरकार 2 दिन बड़े आराम से गुजर गए। तीसरे दिन बारात में लड़की वालों के घर जाना था। तकरीबन शाम के 7 बजे थे। सब लोग बारात के लिए निकल रहे थे। हम लोग भी गाड़ियों में बैठ रहे थे कि मैंने देखा रीना चुपके से लोगों से नज़र छुपाकर भीड़ से निकल गई थी। ऐसे में अगर रीना को बुलाती या फिर उसे पीछे से जाती तो या उसे मना करती तो वह मेरे ऊपर ही बिगड़ जाती, मेरे लिए ही मुश्किल पैदा हो जाती। तब मैं चुपके से भीड़ से निकल आई। मेरी नज़र अब अपनी बेटी रीना पर पड़ी थी। वह सड़क के उस पार चली गई। रात के अंधेरे में वह ना जाने किससे मिलने गई थी, मगर मुझे समझ में आ रहा था कि वह प्यार मोहब्बत का किस्सा नहीं था। इतना तो मैं ज़रूर जानती थी, क्योंकि जिस हिसाब से वह परेशान होती तो उस बात से लगता था कि वह किसी से बहुत डर रही थी या मुझसे कोई बात छुपा रही थी। खैर, मैं रीना के पीछे पीछे चली गई। उसने सड़क पार की और दाएं बाएं देखकर आगे बढ़ने लगी। मैं भी देखना चाहती थी आखिर रीना चाहती क्या है। थोड़ा आगे चलकर एक फ़ोन बूथ पर चली गई, किसी को फ़ोन किया और फिर फ़ोन बूथ से बाहर रुककर इंतज़ार करने लगी। तकरीबन थोड़ी ही देर, यानी कि 5 मिनट ही अभी हुए थे कि एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी रीना के सामने आकर रुकी। रीना बड़ी शान से उस गाड़ी में बैठ गई। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत देर कर दी। मैं गाड़ी के पीछे भागते हुए आवाज़ें दे रही थी, मगर उसने कोई ध्यान ना दिया। मुझे अब बहुत दुख और तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। एक तो मुझे रवि का भी गुस्सा देखना पड़ेगा। अगर रीना रात के इस पहर में कहीं गुम हो गई तो क्या होगा। इत्तेफाक से उसी वक्त वहां से एक टैक्सी जा रही थी। टैक्सी को रोक लिया और उस गाड़ी का पीछा करने को कहा। टैक्सी वाले ने ऐसा ही किया। सामने वाली गाड़ी चलती जा रही थी, जहां तक कि चलते चलते गाड़ी उस इलाके में आ गई जहां शरीफ लोग नहीं जाते थे।
मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी बेटी यानी कि रवि की बेटी ऐसा काम भी कर सकती है कि रात के अंधेरे में उस जगह जहां शरीफ लोग वहां का नाम नहीं लेते और जाना भी पसंद नहीं करते, मगर मैं मजबूर थी कि मेरी बेटी वहां जा रही थी। टैक्सी वाला भी समझ गया कि ये कौन सा इलाका था। आसपास आती गाने की आवाज़ें और शरबों के इस्तेमाल, दरवाजे पर खिड़की पर खुशबू, हसीनाओं की महफिल लगी हुई थी। अय्याश खाने का शहर था। वह सब नज़ारे देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इलाका कौन सा है। टैक्सी वाला कुछ कहना चाह रहा था। गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि वह एक खूबसूरत बंगले के सामने जाकर रुक गई। बड़ा आलीशान घर था। उसके आगे 2 सिक्योरिटी गार्ड भी थे और उस घर के सामने का माहौल बड़ा अजीब था। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि मुझे थोड़ा आगे उतार दो। कहने लगा, दीदी ये मोहल्ला आपके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। आप शरीफ घराने की औरत लगती हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप यहाँ मत जाइए, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती है। मैं जानता हूँ कि आप उस लड़की के पीछे यहाँ आई हैं या फिर उस आदमी के लिए, लेकिन ये जब यहाँ से निकलेंगे तो तब आप उनसे बात कर लीजिए। अंदर जाना सही नहीं होगा। ड्राइवर की बात सही थी। मैं उस मोहल्ले में कभी नहीं गई थी, तो बाहर ही रुक गई। रीना का इंतज़ार करने लगी, मगर बंगले के सामने खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड ने हमें देख लिया और हमारी गाड़ी के पास आकर हमें यहाँ से जाने के लिए कहने लगे। तब ड्राइवर ने बॉडीगार्ड से बचने के लिए उनसे मशहूर किसी लीलाबाई का नाम लिया। कहा कि उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तब बॉडीगार्ड की नज़र मुझ पर पड़ गई, मगर उस लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा। आखिरकार हम लोग वहाँ कितनी देर तक रह सकते थे? 1 घंटा गुजर गया। अब तक रीना बाहर नहीं आई थी। मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे। ड्राइवर से कहा कि मुझे वहाँ जाकर पता करना होगा कि मेरी बेटी रीना कहाँ गई। बोला, ये लोग बहुत गर्म दिमाग हैं। एक बार जो यहाँ चला जाता है उसके लिए बाहर के रास्ते बंद हो जाते हैं। अच्छा यही होगा कि आप घर चली जाइए। ड्राइवर की राय पर मैं वहाँ से वापस तो आ गई, मगर मेरे दिल की दुनिया लुट गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं रवि से क्या कहूँगी कि रीना कहाँ गई। तब मैंने अपनी एक सहेली को अपना राजदार बना लिया और उसे बताया कि रीना उस जगह गई है जहाँ पर शरीफ लोग जाना गवार नहीं करते। आरती मेरी सहेली ने मुझे तसल्ली दी। बोली कि ऐसे मामलों में लड़कियाँ लड़कों पर एतबार करती हैं तो उन्हें ठिकानों तक ले जाते हैं और फिर उसकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। मेरे ख्याल से रीना के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, मगर अच्छी बात यह है कि तुम उस कोठी का पता जानती हो। अब हम उसे वहाँ से ला सकते हैं और पुलिस की मदद से कार्रवाई भी करवा सकते हैं। मगर मैं जानती थी रीना किसी से प्यार नहीं करती। वह मुझसे ज़रूर कहती। अगर उसने किसी लड़के से शादी करनी होती तो अपने पिता से हर हाल में बात करती, मगर कुछ ऐसा उन दोनों के बीच में था जिस पर वह बात ना करते थे। रीना भी चुप हो जाती और मेरे आने पर रवि भी बिल्कुल चुप हो जाता। खैर अब मैं रवि का इंतज़ार कर रही थी। रवि को बारात में बहुत देर हो गई थी। रात के 10 बज चुके थे। बारात वापस लौटी तो दूल्हा दुल्हन के साथ मिलकर बची रस्में करने लगे। तो मैं और रवि वहाँ से छूटे तो बोले, अब हमें घर चलना चाहिए, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। गाड़ी में बैठने लगी थी कि वह रीना का पूछने लगे। मैं चुप रही। आखिरकार उन्हें सारी कहानी बता दी। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में पागल हो गए। मुझसे बहुत बुरा भला कहा और खूब गुस्सा किया। फिर अपना सर पकड़कर बैठ गए। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने क्या कर दिया। डरते डरते मैंने उन्हें एक आइडिया दिया कि
हमें थाने चलना चाहिए। भले बदनामी हो लेकिन हमारी बेटी तो वापस आ जाएगी। पति बोला कि ऐसा करना सही नहीं होगा, मैं पहले खुद वहां जाऊंगा। लेकिन मामला ये था कि रवि को उस जगह का पता नहीं था जो मैंने देखी थी, मगर मेरी हैरानी की इंतहा उस वक्त थी ना हो रही थी। रवि बोला कि मैं जानता हूँ वह लीलाबाई के मशहूर बाज़ार में किसके पास गई है और ये भी जानता हूँ कि क्यों गई है। उन्होंने मुझे घर ड्रॉप किया और खुद रीना को लेने चले गए। मैं उनकी कही हुई बातों पर गौर करने लगी। मैं सोचने लगी कि आखिरकार लीलाबाई के कोटे में ऐसा क्या है कि बेटी भी वहां जा बैठी और बाप को उसके ठिकाने का पता है। दिल में कई बार ख्याल आया कि शायद रीना रवि कोई सगी बेटी ना हो। रात के 1 बज गए। दरवाजे पर कोई आया। मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर आई तो कुछ आवाज़ आ रही थी कि मैंने देखा सामने रीना और रवि खड़े थे। उनके साथ एक अधेड़ उम्र औरत भी खड़ी थी जो तकरीबन 40 साल की उम्र की होगी, मगर उसके चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ थी। वह बहुत उदास और बीमार दिखाई दे रही थी। कुछ ना समझते हुए मैंने उन लोगों को अंदर आने का कहा। रवि अपने कमरे में चले गए, जबकि रीना और वह औरत उसके साथ कमरे में चली गई। मैं उन दोनों की बातें सुनने उनके पीछे पीछे गई। तभी दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो रही थी। लग रहा था कि वह दोनों एक दूसरे को काफ़ी दिनों से जानती हैं। मैं समझ गई रवि मुझसे नाराज थे। उन्होंने मुझे जरा भी बातचीत नहीं किया और खुद सो गए। सुबह उठे तो नाश्ता किए बिना ही ऑफिस चले गए, जबकि रीना आकर नाश्ता बनाने लगी और किसी वजह से जल्दी में लग रही थी। बोली, मुझे अभी नाश्ता बनाना है, ज़रा जल्दी से हाथ बटा दीजिए। उनकी हालत सही नहीं थी। मैं बोली, किन की हालत सही नहीं है? अब जल्दी करें, ज़्यादा देर ना करें, ना बातें बनाएं। रीना के शब्द बहुत ही बोल रही थी। वह उसे चाय बनाकर दी। वह चाय लेकर किचन में चली गई, फिर भागती हुई अपनी पानी का गिलास भी ले गई। उससे अभी गए हुए 2 मिनट ही हुए थे कि उसके कमरे में चीखने की आवाज़ें आई। मैं भागती हुई गई, देखा वह उस औरत के सीने पर सर रखकर सो रही थी, जबकि औरत का सर एक तरफ से झलका हुआ था और उसकी आंखें पत्थर हो गई थी, यानी कि वह अब इस दुनिया में नहीं थी। मैंने रीना को बड़ी मुश्किल से संभाला। औरत अब मर चुकी थी। उसकी ज़िंदगी की सांसें अब पूरी हो चुकी थी। मैंने रवि को फ़ोन करके सब हाल बताया। उन्होंने मुझे गुस्से से कहा कि मैं किसी से उस बात के बारे में बात ना करूं और ना ही रीना को चीखने चिल्लाने दूं, बल्कि उसे भी सब्र करने को कहा। मुझे हैरत हुई कि रवि उस औरत की मौत का सुनकर भी नॉर्मल है। मैंने रीना को नॉर्मल रहने को कहा। थोड़ी ही देर बाद रवि आ गए। उनके साथ 2-3 लोग भी थे। उन्होंने उस औरत को उठाया। रवि उस औरत को अपनी गाड़ी में डालकर कहीं ले गए। रवि ने रीना को उस कमरे में फिर से बंद कर दिया। मुझे रीना पर बहुत तरस आ रहा था। लगता था कि उस औरत से रीना का गहरा रिश्ता है। मेरा भी दिल अजीब सा हो रहा था। मेरी हालत भी उसे देखी नहीं जा रही थी। देखकर बहुत बुरी हो रही थी, क्योंकि ये दोनों ही मुझसे अपनी बातें छुपा रहे थे। 3 दिन से घर में अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। थोड़ी ही देर बाद आकर रीना का दरवाज़ा खोला। वह मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बच्ची, क्या हुआ है? तुम और रवि मुझे कुछ भी नहीं बताते, बताओ तो सही वो औरत कौन थी? तब रीना ने मुझे रो रो कर बताया कि उस औरत से उसका गहरा रिश्ता था और वह कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी माँ थी। ये सुन मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई कि रवि ने तो मुझसे कहा था कि उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई है। इस बात का मेरे दिल पर बहुत सदमा पहुंचा। रवि ने मुझसे झूठ क्यों कहा था? उस वक्त रीना को तसल्ली देना ज़्यादा ज़रूरी था। शाम तक वह
संभल गई, मगर उसकी आंखों के नीचे रो रो कर हल्के काले निशान पड़ चुके थे। रवि आए तो मैं उनके सर हो गई कि आपने मुझसे इतनी बड़ी राज छुपाई। बोले, मैं छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन समस्या ही कुछ ऐसी थी। मैं उस औरत से बहुत नफरत करता हूँ जिसने मेरी बेटी तक का ख्याल नहीं किया और अपनी शादी के कुछ ही महीने बाद ही वापस अपने कोठे पर चली गई। तुम जानती हो, मेरी पहली पत्नी तवायब थी। मैंने इज्जत से उसको अपने घर शादी करके लाया था। मैंने उस औरत को इतनी इज्जत दी थी और मोहब्बत किया। मैंने उसको दुनिया भर की दौलत उसके पाँव में रख दी, मगर वह अपनी इस हरकत से बाज नहीं आई। मैंने उसे इस समाज और दुनिया में रहने का मौका दिया, गंदी गलियों से बचाया, उससे शादी करके अपने घर ले आया, अपनी पत्नी बना लिया। उससे मेरी इतनी प्यारी बेटी भी पैदा हुई, मगर वह बड़ी कमबख्त औरत थी। उसने अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं किया, बल्कि उसने उसे भी अपनी इस हवस का शिकार में धकेल दिया। मेरी बेटी अपनी माँ को याद कर रही थी, लेकिन वह उसकी तरह नहीं बनना चाहती थी। अपनी माँ को अपने घर में लाना चाहती थी। वह हमेशा अपनी माँ की खोज लगाती। भगवान ना जाने किस कमबख्त नौकर ने उसे बता दिया कि उसकी माँ एक बाजारू औरत है और वह कोठे पर रहती है। मेरी बेटी उस आदमी की मिन्नतें करने लगी। उसके जरिए वह अपनी माँ तक पहुँच गई। भगवान की बहुत कृपा हुई कि तुमने बता दिया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो रीना अपनी माँ से मिलकर रो रही थी। मैंने उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लाया, पर वहाँ से आने को तैयार नहीं थी, तो उस कमबख्त औरत को भी साथ ले आई जिसने हम दोनों बाप बेटी को बर्बाद किया था। मैं समझता हूँ कि उस औरत की यही सज़ा थी। भगवान ना जाने वह किस बीमारी की शिकार हो गई थी। एक दिन में ही उसकी मौत भी हो गई। आखिरकार अब मैं रीना के मुंह से उस औरत का नाम नहीं सुनना चाहता था और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। रवि ने ये कहकर मेरे कंधे पर बहुत बड़ा बोझ रख दिया और मैं आज भी उस कश्मकश में हूँ कि अपनी बेटी के दिल में अपनी जगह कैसे बनाऊँ। अब आप ही बताइए, मुझे अपनी बेटी के लिए क्या करना चाहिए। उसके दिल में अपनी माँ की मोहब्बत थी। मुझे वह अपना दुश्मन समझती थी, मगर मैं उसके लिए दिन रात परेशान होकर उसके लिए भगवान से प्रार्थना करती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।